कुछ लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता बताया, सिर्फ इतना काम। और अपने ग्रुप में, अपनी टीम में सबको मैंने यही चीज़ सिखाया, लोक सेवा करो। और साथ में ये भी, जब कोई नया बंदा मेरे ग्रुप में ज्वाइन करता है, मैं पहली बात जो उसको ट्रेनिंग जो देता हूँ, पहली बात उससे खुद सिखाता हूँ, झूठ बोल के कभी अपना बिजनेस प्रमोट नहीं करता। और मैं उनको बोलता हूँ, अगर मुझे कभी पता लग गया किसी के थ्रू कि आपने झूठ बोल के अपनी ये प्रोडक्ट प्रमोट की है, तो मैं कभी आपको मीटिंग नहीं करता। मैं पहली चीज़ यही सिखाता हूँ, सच्चाई, सच्चाई और ईमानदारी। ये भैन जी गलत काम करता है ना? ठीक है, नहीं बहुत सही है जी, मेहनत का काम है, मेहनत का, यही सिखाता हूँ। और शुरू में मैंने 15-20 लोगों को अपने नीचे स्पॉन्सर किया था, वो ठीक होते गए, आगे बताते गए, और आज मेरे ग्रुप में सिर्फ इंडिया में लगभग 16,500 लोग, और बाकी लोग वर्ल्ड में अलग है। अब मेरे पास कोई भी नया मरीज आता है, अनजान मरीज, किसी का रेफरेंस नहीं है, यूट्यूब से, आज मेरे यूट्यूब पे लेक्चर बहुत हैं, लोग वहाँ से मेरे को ढूंढते हैं, क्योंकि आज का मरीज है ना, आज का हर इंसान, किसी को बीमारी मान लो होती है शुगर, तो गूगल पे जाता है, शुगर का इलाज और उसको इलाज करने वाले डॉक्टर, वहाँ पे मेरा नाम सामने आ जाता है। उसके बाद फिर मेरा लेक्चर सामने आ जाता है, मेरा लेक्चर सुनते हैं। चमड़ी की बीमारी, एक्जिमा, उसका इलाज और इलाज करने वाला डॉक्टर, वहाँ मेरा नाम सामने आ जाता है और मेरा लेक्चर आ जाता है। तो वहाँ से लोग तलाश करते हैं और फिर मेरे पास आते हैं। अब ऐसे लोग जब मेरे पास सिर्फ मरीज के रूप में आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि डिक्शन क्या है, MLM क्या है, ये फॉर्म भरना क्या था, उनको कुछ नहीं पता। अब मेरे पास वो एज ए मरीज आ रहे हैं, तो ये जो 3 शीशियाँ 3,090 रुपये की, मैं उनको दे सकता हूँ 3,090 की? क्यों भाई साहब, दे सकता हूँ। वो कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कीमत लिखी हुई है। तो 620 रुपया मैं हर मरीज से कमा सकता हूँ, अपनी फ़ीस के अलावा। 400 रुपये मेरी फ़ीस है, उसके अलावा मैं हर मरीज़ से ये 620 रुपये कमा सकता हूँ। और उस मरीज़ ने अगर 1 साल तक ये खानी है, तो हर महीने मैं 620 रुपये से कमा सकता हूँ, लगभग 8,000 रुपये मैं कमा सकता हूँ। पर मैं क्या बोलता हूँ उसको, आप अपना डिस्काउंट कार्ड बना लो ताकि ये पैसे आपको बचे। कोई गलत काम तो नहीं करता, तो हर को मैं कार्ड बनाने को होता हूँ। और आज वो जो लोगों के मन में था ना, मेंबर बनाने स्कीम, अब लोग जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ जब कि इसकी कीमत इतनी है, अगर कार्ड बन जाएगा तो इतने लगेंगे, तो कार्ड बनाने के लिए मुझे आपकी फ़ोटो चाहिए, वो लेके आएंगे। मैं कहा आपको कैसे पता, आप तो पहली बार आए हो, कैसे लेके आए हो? जिसने बताया था आपके बारे में, उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये कार्ड बना, एक डिस्काउंट कार्ड बना, तो लोग डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। तो ये मैंने ट्रेनिंग दी है कि डिस्काउंट कार्ड बनेगा, मेंबरशिप नहीं, डिस्काउंट कार्ड। तो ये भी आपने समझा। अब ये एक मशरूम, गैनोड्रामा इसका नाम है, गैनोड्रामा लूसिडम। 38,000 किस्म की खुमें होती है दुनिया में, उनमें ये एक किस्म। ये जो कैप्सूल हैं, RG और जी, ऋषि गैनो और गैनोसिटी। ये जो ऋषि गैनो है, RG, इसमें इस खुम्भी का फल के से का पाउडर, फ्रूट बॉडी का पाउडर। और ये दूसरी है नीले ढक्कन वाली गैनोसिलियम या GL, इसके अंदर इसकी जड़ का पाउडर। तो इन दोनों कैप्सूल में 100% ये मशरूम का पाउडर, और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं डाला गया, सिर्फ ये मशरूम का पाउडर है। और ये मशरूम का पाउडर ये चाय में भी है, ये तीनों चाय। ये कोकोजी पाउडर है, जैसे हम घर में हॉर्लिक्स वगैरह पीते हैं, हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा बच्चों को पिलाते हैं, ये कोकोजी पाउडर है, इसमें भी मशरूम का पाउडर है। ये लिंगजी कॉफ़ी है, इसमें भी ये मशरूम का पाउडर है। ये 3 in 1 है, ये 2 in 1 है। ये टेलकम पाउडर है, इसमें भी ये मशरूम है। ये शैम्पू है, इसमें भी ये मशरूम है। ये साबुन है, इसमें ये मशरूम है। ये टूथपेस्ट है, इसमें भी ये मशरूम है। ये मालिश करने वाला तेल है, इसमें भी ये मशरूम है। अब इन सब चीज़ों में यही मशरूम है। अब हैरानी की बात है ना, शुगर के लिए भी यही, ब्लड प्रेशर के लिए भी यही, थायराइड के लिए भी यही। अगर ज़्यादा थायराइड है तब भी यही, कम थायराइड है तब भी यही, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तब भी यही, कम ब्लड प्रेशर है तब भी यही। किसी को मोटापा है तो उसके लिए भी यही कैप्सूल, कोई पतला दुबला पतला है उसके लिए भी यही कैप्सूल। हैरानी की बात है। तो समझने वाली बात क्या है कि ये जो मशरूम है, ये डायरेक्टली किसी बीमारी की दवाई नहीं है। ये क्या काम करती है,
कोई भी इंसान किसी भी बीमारी वाला जब इसकी बनी ये प्रोडक्ट कैप्सूल ले, चाहे कॉफ़ी, चाहे जो भी ये लेता है, तो ये मशरूम का पाउडर पेट में जाता है, पेट में जो घुलता है खून में जाता है, और खून के द्वारा हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर जाता है। लगभग 700 करोड़ सेल होती है हमारे शरीर में, और जब तक वो सेल का बिजली की क्रिया, रासायनिक क्रिया ठीक है, वो सेल स्वस्थ है। पर आज हम जो सुबह से लेकर शाम तक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्प्रे, केमिकल ये जो खा रहे हैं, ये उन सेल में जमा हो जाते हैं। तो धीरे 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 जैसे वो टॉक्सिन लोड, विषैले पदार्थों की मात्रा सेल में बढ़ती जाती है, तो एक स्टेज आती है वो बिजली की क्रिया, रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो सेल अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो जब वो सेल वो डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो सेल बीमार हो जाता है। और जिस अंग की सेल होती है उस अंग की बीमारी है। अगर फेफड़े की सेल है तो दमा हो जाता है, हार्ट की सेल है तो हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी आती है, चमड़ी की सेल है तो चमड़ी की बीमारी आती है, जोड़ों की सेल है तो जोड़ों की बीमारी आती है, इसी तरह लिवर की सेल है तो लिवर की बीमारी, गुर्दे की सेल है तो गुर्दे की बीमारी। तो इसको नहीं पता किसी मरीज को गठिया है या दमा है या शुगर है या ब्लड प्रेशर है। इससे तो जाके देखना है उसकी कौन कौन सी सेल खराब है, उन सेल को ढूंढना है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग, पूरे बॉडी की स्कैनिंग करना है। और उन सेल को ढूंढ के उसके अंदर जो कचरा जमा है, टॉक्सिन, विषैले पदार्थ, उनको सेल में से बाहर निकाल, सेल से बाहर निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकाल। हमारे शरीर से बाहर वो कचरा कैसे निकलेगा? जो प्रकृति के बनाए हुए मल मूत्र के रास्ते। तो जब वो कचरा सेल में से बाहर निकल जाता है, खून में आ जाता है, और खून के द्वारा फिर बाहर कैसे निकलता है? किसी को 1-2 दिन के लिए दस्त लग जाते हैं, किसी को 1-2 दिन के लिए उल्टियाँ आने लग जाती हैं, किसी को पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, किसी को बलगम आने लग जाती है, किसी को नाक से रेशा चलने लग जाता है, किसी को पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, किसी की आँख में से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे रास्ते। और जब टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, फिर इसका तीसरा काम शुरू होता है, जो बिगड़ा हुआ फंक्शन है बिजली की क्रिया और रासायनिक क्रिया, ये उसका बैलेंस है, रेगुलेट कर। और जब वो रेगुलेट हो जाते हैं तो सेल एक स्वस्थ सेल बन गई, टॉक्सिन निकल गए, बैलेंस हो गई, तो सेल स्वस्थ सेल बन गई। अब वो सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, सेल्फ रिपेयर। और उसके बाद पुनरुत्पत्ति, रीजेनरेशन। तो गैनोडर्मा के ये 5 काम है। पहला स्कैनिंग, डैमेज सेल को ढूंढना, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, उनकी सफाई, तीसरा रेगुलेशन, बिजली की क्रिया, रासायनिक क्रिया को बैलेंस करना, चौथा पुनर्निर्माण, बिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन, और पांचवा पुनरुत्पत्ति, रीजेनरेशन। बस गैनोडर्मा सर्व ये 5 काम है। चाहे किसी को जुकाम है, चाहे किसी को कैंसर है, गैनोडर्मा सर्व ये 5 काम है। और ये 5 काम जब पूरे हो जाते हैं तो हमारे शरीर की 100% सेल्स, 100% सेल्स दोबारा काम करने लगे, स्वस्थ हो जाते हैं। और जब 100% सेल्स स्वस्थ हो जाती हैं तो हमारे अंदर का सोया हुआ डॉक्टर जाग पड़ता है। उस डॉक्टर को बोलते हैं, जो प्रकृति ने, नेचर ने हर एक के अंदर एक पर्सनल डॉक्टर, निजी डॉक्टर हर एक का बिठाया हुआ है, उस डॉक्टर को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो हर एक के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन आज वो डॉक्टर कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जहर खा खा। तो ये उस सोए हुए डॉक्टर को जगाता है। तो जब वो 5 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो अंदर का इम्यून सिस्टम उठ जाता है, और वो जब उठ जाता है अंदर का डॉक्टर वो बीमारियां ठीक करता है। ये गैनोडर्मा ये डायरेक्टली किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जाता है। और वो जो अंदर का डॉक्टर है, इम्यून सिस्टम, वो दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर। कोई दवाई, अंग्रेजी दवाई, कोई भी किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती अगर वो अंदर का डॉक्टर सोया है। कोई बीमारी काम नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती। अगर वो डॉक्टर ठीक है तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर पूरा स्वस्थ है, वो अंदर बीमारी आने नहीं देगा। कोई कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस अंदर जाएंगे, वो अंदर का डॉक्टर उनको मार देगा। तो ये क्या करती है, उस अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाती है। तो क्या हमको पहले टॉक्सिन खाने चाहिए, बीमारी पैदा करनी चाहिए, फिर अस्पताल में जाना चाहिए, लाइन में लग के 4-4 घंटे टोकन लेके बैठना चाहिए, फिर गोलियां खानी चाहिए, एक गोली का साइड इफेक्ट हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, उसकी दवाई खाने से साइड इफेक्ट हुआ, तीसरे डॉक्टर के पास, उसकी दवाई से साइड इफेक्ट हुआ, चौथे डॉक्टर के पास। क्या वो करना चाहिए या उस अंदर के सोए डॉक्टर को जाना चाहिए? क्यों भाई साहब, क्या कहते हैं? डॉक्टर को जाना चाहिए। और इसका काम समझ लीजिए, यानी कि
बीमारी की जड़ को ढूंढना और उसको ठीक करना। क्या ये बेहतर काम नहीं है? और आज दुनिया अस्पतालों में भीड़ लगाए बैठी है जहाँ कोई बीमारी ठीक नहीं, किसी की, दावे से बोलता हूँ, दावे से। 28 साल मैं भी बड़ी कई अस्पतालों में काम किया, और जब मैं अस्पतालों में काम करता था, अंग्रेजी दवाई की प्रैक्टिस करता था, मैं हर समय परेशान रहता, हर समय परेशान। क्यों परेशान रहता था? कि कोई भी मरीज़ मेरे पास आया, चाहे दमा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, मैं उसको दवाई लिखता था। मुझे पता था ये दवाई ने काम तो करना नहीं है, तो मैं दवाई क्यों दे रहा हूँ? और इस दवाई के मुझे ये भी पता था साइड इफेक्ट होने हैं, तो मैं परेशान रहता था। मैं हमेशा, मेरे पास मरीज आते थे, मैं उनको बोला करता था, भाई दवाई मत खाओ, थोड़ी दर्द सह लो, ये परहेज कर लो, ये चीज़ कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जाओगे। क्योंकि मुझे पता था दवाइयों से पकड़ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अब जब से इसके साथ जुड़ा हूँ, अब मुझे पता है आज सारी बीमारियाँ ठीक है। आज से 9 साल पहले 7 जुलाई 2009 को मैं दिल्ली से आ रहा था। एक मीटिंग थी मेरी दिल्ली में, कंपनी की डीएक्शन कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग थी, तो वो करके मैं आ रहा था वापस पटियाला। तो शाम को 6 बजे के करीब जब बहादुर के घर के नज़दीक पहुंचने वाला था, तो मेरे सामने से कार आई पटियाले की तरफ से और सीधा मेरी कार में टकरा। उस कार की फ़ोटो मैंने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, पेन ड्राइव में रखी हुई है। मैं हमेशा उसको पेन ड्राइव में भी रखता हूँ, और कई जगह मीटिंग जहाँ प्रोजेक्टर वगैरह लगा होता है मेरा, वो दिखाता हूँ लोगों को फ़ोटो, और लोगों से सवाल पूछता हूँ। ये नहीं मैं बोलता कि कार मैं चला रहा था, मैं सवाल पूछता हूँ कि जो आदमी ये कार चला रहा था उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये कार की जो हालत है वो देख के हर जगह मेरे को जॉब मिला, वो मर गया होगा। लुधियाने में दिखाई थी, वहाँ जॉब मिला था, उसकी टिकट कट गई होगी। चंडीगढ़ में क्या तुम उधर थे 2 महीने पहले, वहाँ मीटिंग रही थी, नेपाली बंदा था, उसने कहा था उसका कचूमर निकल गया होगा। दुबई में दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था वो ज़मीन के 6 फुट नीचे पड़ा होगा, क्योंकि वो मुर्दों को दबाते हैं ना, तो ज़मीन के 6 फुट नीचे पड़ा होगा। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये कार मैं चला रहा था। तो जब मैं ये बोलता हूँ, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि हमने ये क्या बोल दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि ये मेरी जेब में थी, इसने बचाया, क्योंकि इसमें माना जाता है ये दैवीय शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर, दैवीय शक्ति। तो जब एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी थी, मेरे पास गिनती नहीं है। उसके बाद अमर अस्पताल में लेके आए, 2-3 ऑपरेशन हुए मेरे, बहुत सारा स्टील मेरे बॉडी में लोड किया गया, प्लेटें, रॉड पड़ी, तो मैं बन गया एक स्टील मैन। तो उसके बाद आज से 3-4 साल पहले फिर वो स्टील निकाया। पर जब ऑपरेशन हुए थे, एक डॉक्टर गुरदीप सिंह होते थे, जिनका बेटा जो खालसा कॉलेज के सामने अस्पताल प्राइम हॉस्पिटल चला रहा है, उनके फादर डॉक्टर गुरदीप सिंह, उन्होंने ऑपरेशन किए थे। तो ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था, डॉक्टर पुराना ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ अगर लगातार खाओगे तो 1.5 साल के बाद ये टांग जिसकी सारी हड्डी टूटी थी तब ज़मीन पे रख पाओ। तो मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया था ऐसी की तरह, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कैप्सूल मैं पहले भी खाता था, सिर्फ इसकी डोज बढ़ा दी। और उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर गुरदीप सिंह की दवाइयाँ मैंने सिर्फ 3 हफ्ते खाई थी। वो तो खाने थे ना, बहुत सारे कट लगे हुए थे, चमड़ियाँ कटी हुई थी, तो इन्फेक्शन बचाने के लिए खाने थे, सिर्फ 3 हफ्ते खाई, सिर्फ इसकी डोज बढ़ा दी। और जो उन्होंने कहा था कि 1.5 साल के बाद ये टांग ज़मीन पे लगा पाओगे, तो 3 महीने में मैं वॉकर से चलने लग गया। 6 महीने में वॉकर भी छोड़ दिया था, स्टिक से चलने लग गया। और एग्जैक्टली 1 साल के बाद 7 जुलाई 2010 को मैं सिंगापुर में लेक्चर दिया। ये प्रोडक्ट की तो कई बार लोग हैरान होते हैं, डॉक्टर पुराना बोलता तो मेरा क्या ठीक हो गया, फिर भी स्टिक क्यों उठाई हुई? उसका कारण ये है कि बहुत सारी हड्डियाँ टूटी, तो अब ओरिजिनल चीज़ हो नहीं सकती। जैसे
कभी कभी जब ज़्यादा काम होता है तो कभी कभी करें। एक तो ये हुआ गठिया, और फिर ये जो ऑपरेशन हुए, और जो डॉक्टर सुधीर वर्मा ने 2001 में हार्ट अटैक के बाद मेरे को बोला था कि ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी और ये दवाइयाँ सारी उम्र खानी है, ये प्रोडक्ट मैंने जनवरी 2002 में अपने गठिया के लिए शुरू किया था। लेकिन फरवरी 2002 के बाद आज 16.5 साल हो गए, मैं डॉक्टर सुधीर वर्मा की हार्ट की दवाई नहीं खाई। आज 16.5 साल हो गए और सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करता हूँ, खुद कार ड्राइव करके। कभी मैं मनाली जा रहा हूँ, कभी कांगड़ा जा रहा हूँ, कभी पालमपुर जा रहा हूँ, कभी नोएडा जा रहा हूँ, कभी दिल्ली जा रहा हूँ, मीटिंग्स के लिए, लोगों को मिलने के लिए, लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता बताने के लिए। क्योंकि जब किसी अच्छे काम पे निकलते हो ना तो ये छोटी मोटी तकलीफें तंग नहीं करती। तो ऐसी ज़िंदगी इस मशरूम ने मेरे को दी, तो मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। ठीक क्या गलती है? क्यों जी? अच्छी बात है। और ये 16.5 साल में अगर ज़्यादा नहीं, गिनती तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं पता, लगभग 60-65 हज़ार मरीज को डील कर चुके अलग अलग बीमारियों। और अब पटियाला मेडिकल कॉलेज के 3 प्रोफेसर, उनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है। फोर्टिस एस्कॉट हार्ट है, जो फोर्टिस अस्पताल जिनको मेडिसिन का मंदिर बोला जाता है, वहाँ के कोई डॉक्टरों का इलाज मेरे पास से चल रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एक डॉक्टर हैं जिस डिपार्टमेंट में वो टेस्ट होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होते हैं, उनको बड़ी आंत का कैंसर था और आज से 9 महीने पहले उनको 4-5 महीने का टाइम दिया गया था और 9 महीने से उनका ये इलाज चल रहा है। आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और 3-4 लोगों को मेरे पास भेज चुके हैं। काम ये कर रही है, काम मैं नहीं करती। और कई जगह पे जब महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, जब मेरी मीटिंग होती है, 500-600 लोग होते हैं, टिकट के लिए भीड़ लगी होती है, तो वहाँ पर जब मेरे को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं कोई लोग, ये पटियाला से डॉक्टर पुराना आए हैं जी, इन्होंने हज़ारों मरीजों को ठीक किया, तो मैं स्टेज पे आके बोलता हूँ ये बंदा झूठ, मैं कौन होता ठीक करने वाला? ठीक करने वाला तो भगवान है और काम करने वाली ये मशरूम। मैं तो सिर्फ रास्ता, मैं ठीक नहीं करता, वो तो भगवान और ये मशरूम उनका कॉम्बिनेशन है। मैं तो उस कॉम्बिनेशन को जोड़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ऐसे ठीक हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये आप सोचें, आप सोचें। अगर आप विश्वास के साथ लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, और विश्वास के साथ नहीं लोगे तो टाइम लगेगा, और बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा। मेरे पास लोग आते हैं और डॉक्टर साहब 20 साल हो गए, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कहीं कोई वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो आपकी ये मशरूम कैसे कर देगी? चलो दे दो, चलो दे दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये शीशा उठा के मैं पीछे रखता हूँ और उनको बोलता हूँ थैंक यू, ये आपके लिए नहीं। मैं मना कर, सर क्यों? मैंने कहा जी आप ठीक ही नहीं होना चाहते, आप अपने दिमाग को मैसेज क्या दे रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता? आप कह रहे हो किसी को कोई अस्पताल, इतने अस्पताल हो गए उन्होंने ठीक नहीं किया, तो ये कैसे ठीक कर सकती है? आप अपने दिमाग को क्या मैसेज दे रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता? तो जो बंदा अपने दिमाग को ये मैसेज देता है वो ठीक नहीं है। अगर ठीक होना है तो पहले अपने दिमाग को मैसेज दो कि मुझे ठीक होना है। और जब अगर अपना मैं एग्जांपल दूं, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सब आजमाई हुई। 14 जनवरी 2002 को ये कैसे, उस समय ये नहीं होता था, ये दोनों शीशियाँ अपने हाथ में लेकर एक बड़े शीशे में के सामने खड़ा हुआ और 3 काम किए थे। पहला काम किया था भगवान को याद किया कि ठीक करने वाला था भगवान। दूसरा काम किया था मुझे इस पर विश्वास है कि मैं ठीक होऊंगा। और तीसरा काम किया था ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल के मैंने अपने दिमाग को एक मैसेज दिया था कि मैंने अपाहिज नहीं बनना, मैंने ठीक होना है। तो मैं 6-7 हफ्ते में चलने लगा था, क्योंकि मैंने क्या मैसेज दिया था कि मैंने ठीक होना है, तो 6-7 हफ्ते में चलने लगा। ये हमारा दिमाग है ना, कहते बहुत चंचल है, बहुत चंचल दिमाग है। इसके बारे में कई किताबों में लिखा हुआ है, यू बिकम वट यू थिंक। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यू बिकम वट यू थिंक। इसका अनुवाद क्या है कि जो आप सोचते हो आप वो बनते हो। अगर आप सोचते हो मेरे को कोई ठीक नहीं कर सकता, तो आपको कोई ठीक नहीं।
और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना, फलां डॉक्टर पे हमको इतना विश्वास है, वो मिट्टी की पूड़ी भी देगा ठीक हो जाएंगे, तो उसकी मिट्टी की पूड़ी भी असर कर देती है। एक मैं एग्जांपल बताऊं, कल मेरे पास एक मरीज आया था, कई सालों की उसकी तो बीमारी, कई सालों की बीमारी थी, पता नहीं कितनी दवाइयाँ, कितने डॉक्टर, कितने अस्पताल, तो पौना घंटा मेरे साथ बात करता रहा। तो जब मैं इसको सारा लिख के दे रहा था ना, मेरे को पता क्या बोलता है, डॉक्टर साहब आपसे बातें करके 50% में ठीक महसूस करना शुरू कर, मेरे को आराम आना शुरू हो गया फिर आपकी बातें सुनते। क्या? क्योंकि मैंने उसके अंदर उसका विश्वास जगाया कि आप इससे ठीक हो सकते हो। तो उसने कहा, एक नहीं मैं पता नहीं कितने लोगों से सुनते कहा, डॉक्टर साहब आप तो आते, हमको बीमारी ठीक होती महसूस हुई, अभी शुरू नहीं किए, ये दवाई नहीं शुरू की, अभी सिर्फ बातें सुनी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर बातों का इतना असर है तो उन बातों के साथ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोने पे सुहागा हो। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कुछ नहीं होगा। अगर कोई बंदा सोचे ना मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे को ऐसा ख़राब किया हुआ है, तो वो सारी उम्र खराब ही है। वो भगवान को कोसता रहता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसको कभी तो भगवान कहता ठीक है जा तू मर। और जो बंदा ये है ना कहता भगवान तेरी मर्जी, तू जैसे रखेगा मैं रहूँगा, मैं घबराऊँ नहीं, तो भगवान सोच यार ये बंदा इसको तो ठीक करना ही चाहिए। मैं भी ये करता, मैं जब भी गुरुद्वारे मंदिर में जाता था मैं बोलता चल फिर नहीं सकता था मैं, उठने के लिए, कुर्सी से उठने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, नहाते समय उतारने के लिए मुझे अपनी वाइफ की मदद लेनी पड़ती, पर फिर भी मैं भगवान को बोलता था मैं घबराने वाला नहीं हूँ, जितने मर्जी कष्ट हो मैं घबराने वाला नहीं। और आज दुनिया में घूम, यही मैसेज लोगों को देने के लिए दुनिया में घूम, और बहुत दुनिया ठीक हो रही है, मेरे कारण ठीक नहीं हो रही, ठीक तो भगवान का काम ये मशरूम कर रहे, मैं तो सिर्फ एक पॉजिटिविटी की डोज, पॉजिटिविटी से ठीक होता है। ये दोनों कैप्सूल आरजी और जीएफ हर बीमारी के लिए, सीरियस बीमारी को छोड़ के, जो इसको खाने का तरीका है, पहले हफ्ते में ये एक एक कैप्सूल दिन में एक बार, दूसरे हफ्ते में एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, तीसरे हफ्ते में एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार, और उसके बाद 3 बार की डोज एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार, उसके बाद ये डोज आगे चलेगी जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। और ये स्पिरुलिना कैप्सूल, ये स्पिरुलिना, इसमें ये मशरूम नहीं है, ये एक तरह की काई है, जैसे ये काई जमी है ना पत्थरों के ऊपर, एक तरह की काई है, पर ये वाली नहीं है, ये काई होती है जो समुद्र में और नहरों के ऊपर पत्थरों पे लगती है, इसको बोलते हैं नीली हरी काई, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस कैप्सूल में उस काई का पौधा, इसमें भी कई 100 औषधीय तत्व है, तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो पहले हफ्ते में एक कैप्सूल, यानी कि एक पेयर, एक जोड़ी दिन में 1 बार, दूसरे हफ्ते में दिन में 2 बार, तीसरे हफ्ते और उससे आगे दिन में 3। और ये स्पिरुलिना के कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम, छोटी मोटी प्रॉब्लम करेगी। और जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कैंसर, उनको रोज रोज के इन तीनों के 5 कैप्सूल दिन में 3 बार दिए जाए। अगर मीडियम कैंसर हो, ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ, तीनों में से 5 कैप्सूल, 15 सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम। और जिनका बहुत एडवांस होता है कैंसर, सारे अंगों में पहुंच चुका है, उनको 10 कैप्सूल दिन में 3 बार, 30 कैप्सूल सुबह, 30 दोपहर, 30 शाम। और जिसको कोई बीमारी नहीं, आप किसी को जानते हो जिसको कोई बीमारी नहीं? कोई है आपकी नज़र में, आपके आस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ज़्यादा कोई बंदा ही नहीं जिन्हों बीमारी ना जी हो, सबका है, शुगर कर पे, ब्लड प्रेशर कर पे, और उसके बावजूद हम बीमारियां ठीक करने का रास्ता बता रहे हैं, तो इस जगह खाली पड़ी है। अरे भैया सन्नाटा क्यों है? कोई शोले में होता है सन्नाटा क्यों है भैया? और जहाँ हल नहीं है वहाँ भीड़ लगी। तो जिसको कोई बीमारी नहीं, वो कहता है मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कोई बंदा कहता है, इसका ये मतलब उसको बीमारी नहीं है। शरीर का बीमारी का ना होना ये मतलब नहीं है कि आदमी स्वस्थ है।
लेकिन उसकी कोशिकाओं में जहरीले पदार्थ तो इकट्ठे हो रहे हैं, टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अभी टॉक्सिन लोड इतना नहीं पहुंचा कि उस सेल का इलेक्ट्रिकल केमिकल फंक्शन बिगड़े। बीमारी के लक्षण नजर तब आएंगे जब वो बैलेंस बिगड़ेगा। तो अभी वो वहां तक पहुंचा नहीं है, इसलिए अभी बीमारी नजर नहीं आ रही। तो क्या उस इंसान को वेट करना चाहिए, पहले वो बिगड़ ले, पहले बिगड़ ले, फिर मैं अस्पताल के जाऊंगा? नहीं, अक्लमंदी तो ये है कि वहां तक बात पहुंचे ही नहीं। हम रोज जो कचरा खा रहे हैं, रोज जहर खा रहे हैं ना, रोज जहर जो खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं, उसमें जहर है। सब्जियां खा रहे हैं, उसमें जहर है। दूध पी रहे हैं, उसमें जहर है। कल अभी किसी की खबर मेरे को मिली थी, व्हाट्सएप पे आई थी, कि इंडिया में हर रोज 14 करोड़ लीटर दूध जानवरों से मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, 14 करोड़ लीटर रोज का दूध मिलता है ये इन जानवरों से। लेकिन रोज का 60 करोड़ लीटर दूध बिकता है। बाकी कहाँ से है? बाकी कहाँ से है? यूरिया। यूरिया मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है जो मैं प्रोजेक्टर पे दिखाया करता हूँ कि वो दूध बनाने का तरीका बताया उन्होंने। कि उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा शैम्पू लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, थोड़ा सा सोडा डालते हैं, सोडा पाउडर वो डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा वो डालते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, शैम्पू और सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा और एक बाल्टी पानी, तो उससे 40 लीटर दूध तैयार। 14 करोड़ लीटर दूध इंडिया में पैदा होता है और 60 करोड़ बिकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि हम लोग क्या खाते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ। तो ये जो टॉक्सिन अंदर जा रहे हैं, इनको पहले अंदर इकट्ठे होने देना चाहिए या पहले से साफ कर लेना चाहिए? पहले से साफ कर लेना। इसलिए मैं हर एक को राय बोल देता हूँ कि हर रोज़ ये एक RGGL और 2 स्पिरुलिना ये रोज़ का खाओ, ताकि वो टॉक्सिन अंदर जमा ही ना हो, बीमारियाँ पैदा ही ना हो। और जो मेरे पोते, एक पोता अभी 15 साल का है और दूसरा पोता अभी 12.5 साल का। जो 15 साल वाला पोता है वो इन तीनों में से एक एक कैप्सूल पिछले 14 साल से, 15 साल का पोता 14 साल से खा रहा है, 11 महीने के हो। पहले कैप्सूल खोल के पाउडर में डाल के उनको शहद में डाल के देते थे, अब वो कैप्सूल खाते हैं। पिछले 1-2 साल तक तो पाउडर खाते थे, उसको कैप्सूल खाने की आदत डालते थे। और जो पोता 12.5 साल का है वो तीनों कैप्सूल पिछले 11.5 साल से। और 14 साल से या 11.5 साल से दूसरा पोता किसी डॉक्टर के पास नहीं। नहीं तो आज कोई बच्चा है जो बिना दवाई के जी रहा है? ये मेरा विश्वास है, और यही मैं हर एक को रहता हूँ। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हर घर का रूटीन क्या है? मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों में गैनोडर्मा मशरूम है। तो सब जब सुबह में उठते हैं तो दिन की शुरुआत किससे होती है? चाय। दूसरा काम क्या करते हैं? टूथपेस्ट या नोजी टूथपेस्ट। फिर तीसरा काम करते हैं, किसी साबुन से नहाते हैं, फिर किसी शैम्पू से बाल धोते हैं, और नहाने के बाद कोई तेल या कोई बॉडी लोशन लगाते हैं। ये बॉडी लोशन या ये तेल, और या ये बच्चों के लिए एक तेल लगाते हैं। और आज हर घर में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले या कोई आदमी दफ्तर बिजनेस जाने से पहले कोई ना कोई बिकोसोल विटामिन का कैप्सूल या गोली खाता है। तो उसकी जगह ये घर में रोज़ हर दिन कोई मेहमान आता है तो उसको कोई ना कोई चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। तो
ये चाय या ये कॉफ़ी मेहमानों के लिए, ताकि उनकी भी सेहत ठीक रह सके। ये नहीं कि सिर्फ अपनी रखनी है, मेहमानों की भी सेहत ठीक रखनी है, ताकि उनको ये पिलाओ। और टीवी पे देख के आज हर माँ टीवी पे ना कपिल देव आता, मेरी एनर्जी का राज बूस्ट तो वो बूस्ट पी के किसी का बच्चा कपिल देव बन गया क्या? आई एम ए कंप्लाइंट बेबी। तो ऐसे लोगों को, बच्चों को ये कोकोजी पाउडर, इसमें गैनोडर्म है। इसका मैं आपको एक नतीजा बताऊं, मैं जहाँ इतनी जगह मीटिंग में जाता हूँ, हर जगह पे मुझे लोगों से नए नए नतीजे सुनने को मिलते हैं। 2013 में मैं बॉम्बे में गया था, महाराष्ट्र का टूर था लगभग 10 दिन का, और बॉम्बे में एक जगह मलाड है, तो वहाँ पर मेरी मीटिंग थी। उस हॉल में जो सीटिंग कैपेसिटी थी, बैठने की जगह, लगभग 200 कुर्सियाँ लगी हुई थी, पर उस हॉल में उस दिन 350 लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, दीवार के इधर खड़े हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, टाई पहने हुए लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो उस मीटिंग के बाद हर जगह होता है, जब मेरी मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद मेरे को कुर्सी पे ही दे के बिठा देते हैं और लोग अपनी रिपोर्टें लेके मेरे से कंसल्ट करने के खड़े। जबकि मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये मरीजों की मीटिंग नहीं है, यहाँ मरीजों को मत बुलाओ, पर फिर भी लोग अपनी रिपोर्टें, CT स्कैन, MRI लेके खड़े होते हैं। तो भीड़ लगी हुई थी उस दिन। तो मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। मैं उसको देख नहीं पा रहा था, भीड़ लगी। तो उसकी आवाज़ आई मेरे कानों में, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। तो लोगों ने कहा हम भी तो मिलने के लिए खड़े हुए हैं, आप भी लाइन में लग जाओ। तो वो कहने लगी मुझे दिखाना नहीं है, मुझे कुछ बताना है। तो मेरे कानों में जब ये आवाज़, उस समय रात के 9 भी बज चुके थे, तो मुझे लगा कि पता नहीं अंधेरा हो गया, इस औरत को जल्दी जाना होगा घर। तो मैंने वो लोगों से विनती की कि इस औरत को पहले आ जाना चाहिए। आगे आई। उस औरत के साथ उसका एक बेटा था, 10.5 साल। तो मेरे को बताने लगी, सर आपको ये मुझे बताना है कि ये बेटा जब 1 साल का था, इसको बहुत ज़बरदस्त खांसी हो गई, छोटे मोटे डॉक्टरों का इलाज कराया, ठीक नहीं। तो किसी ने बताया कि बॉम्बे में फला जगह पर एक बच्चों का स्पेशलिस्ट है, उसको दिखाओ। उसके पास गए, उन्होंने दवाइयाँ दी, 1 हफ्ते में ठीक हो। 15-20 दिन में फिर से खांसी लगी, फिर उस डॉक्टर के पास गए, इस बार उन्होंने दवाई लिख के दी, तो ठीक होने में लगभग 10-12 दिन लगे। महीने 1.5 महीने के बाद फिर खांसी लगी, फिर उसी डॉक्टर के पास गए, इस बार ठीक होने में 20-25 दिन लगे। और 1.5-2 महीने के बाद फिर से खांसी लगी, फिर उसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर दवाइयाँ दे के थक गए, बच्चे की खांसी ठीक हुई। और अंत में क्या शुरू हो गया, पंप, टीके, दवाई की शिकायत। तो कहने लगी कि मैं लगभग 9 साल से वो इन्हेलर, वो टीका और वो 2 गोलियां दे रही हूँ, और कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जब इस बच्चे के ऊपर मेरा महीने का 9-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। और 2-3 बार अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा, तो 50-60 हज़ार का खर्चा भी हुआ। तो कहने लगी, एक मेरी सहेली है, वो लगभग 10 महीने पहले एक दिन मेरे पास घर आई थी, तो मेरे को बोलने लगी कि तू अपने बच्चे को जो हॉर्लिक्स पिलाती है ना, उसकी जगह ये DXN कंपनी का एक कोकोजी पाउडर आता है, ये पिलाना शुरू कर। अगर उसने बोला होता कि तू ऐसा कर, DXN की दवाई आती है RGG, ये देना शुरू कर दे, तो क्या वो औरत देती? अगर दवाई बोलती तो क्या वो देती? वो औरत डॉक्टर थोड़े थी। उसने क्या बोला, हॉर्लिक्स का याद दे दे। इसमें तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी कि दूध में डाल के जो हॉर्लिक्स पिलाती है, उसी जगह दूध में डाल के देना शुरू कर दे, बहुत अच्छा है, इसमें एक मशरूम होती है, बड़ा अच्छा होता है। तो कहती जी मैं पिछले लगभग 10-11 महीने से ये दे रही हूँ हॉर्लिक्स की, और इन 10-11 महीनों में एक बार भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो इन्हेलर पंप सब छूट उसको बोल। ऐसे रिजल्ट मेरे को रोज कहीं से सुनने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया, राजेंद्र सिंह, राजपुरा के पास एक आदमी है, एक गांव है पिलखनी, वहाँ का एक बंदा आया, गरीब आदमी है, वो आया था, ये मैडम का जानकारी ये लेके आई थी। तो वो गरीब आदमी ज़्यादा को ले नहीं सकता, सर मेरे को कॉफ़ी, ये चाय दो। चाय लेके गया, इसकी कीमत 385 रुपये है। वैसे मैं आप पहली बार आए, पहली बार आप में कोई है?
आप तो बड़ी देर से आते हो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚਾਹ ਜੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। 385 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਟਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਟਾਟਾ ਗਈ। ਬਰੂ ਅਸਾਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 385 रुपये की 250 ग्राम बड़ी महंगी है जी क्योंकि बाजार में 300 रुपये की किलो मिलती है पर ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਨਾ। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ उस लेडी से कि जो आप वो बाजार से लेते हो 300 रुपये किलो वाली चाय, एक कप चाय बनाना तो कितनी चाय पत्ती लगती है? सर 1 चम्मच, और स्ट्रॉन्ग पीनी हो तो 1.5 चम्मच, और ये जो चाय है इसका 1 चम्मच से 6 कप बनती है। अच्छा जी, फिर तो सस्ती है। और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आपके घर में चाय के लिए रोज दूध कितना इस्तेमाल होता है? जी 1.25 किलो लग जाता है। मैं कि ये जो चाय पीनी है उसमें दूध नहीं डालना, तो रोज का 1 किलो दूध बच गया। 1 किलो दूध कितने का आता है? 50 रुपये का। 50 रुपये का रोज के 50 रुपये बच गए, महीने के 1500 रुपये बच गए। और एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, ये चाय रोज की 6 बार पिए तो 2 महीने चलेगी, तो 2 महीने में 3000 रुपये दूध के बच गए। और इसमें चीनी भी नहीं डालनी तो 3-4 किलो चीनी भी बच गई, 300 रुपये चीनी की भी बच गई। तो 385 रुपये की चाय इसने 3000 रुपये दूध के और लगभग 300 रुपये चीनी के बचा दिए। अब सस्ती है कि महंगी? 4000 रुपया बचाता। बचाता। और फिर मोटापा घट करने ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ weight ਘਟਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते सी, वो गोलियां बंद हो गई, वो भी खर्चा घट गया। कब्ज रहती सी, कब्ज रहती थी बहुत, उसके लिए गोलियां खानी पड़ती थी, कब्ज भी ठीक हो गई, वो गोलियां भी नहीं खानी पड़ती। अब तो बहुत ही सस्ती हो गई। अब सस्ती क्या, अब तो इसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जो बच के मतलब कमा लिया ना, कमाने शुरू कर दिए। ये ऐसी चाय है। तो इस चाय को जो बनाने का तरीका है इधर दर्जन मौजूदा है, बहुत सारी कितनी, बहुत सारी जगह घटिया। एक तो पिलखनी विच रजिंदर सिंह है, जानते हो ना? हाँ। और उन्हें किसी बंदे भी दी सी, किसी बंदे दी सी, सुनो सुनो, और वो बंदे किसी दी सी, उस बंदे गुर्दे पत्थरियां सी। हाँ, और ठीक है, 100% बंदे ठीक नहीं हुए होंगे। देखो सुनो सुनो, 1 मिनट सुनो, अगर 1 मिनट गल सुनो, 1 मिनट मेरी गल सुनो। क्वेश्चन जो होंगे वो अगला सामने वाला करे तो हाँ ही मतलब निकलता होंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। किस चीज़ है? ਯਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? कौन कहते डायरेक्ट नहीं ले सकता? ਤੁਸੀਂ ਮੁझे ਕਿਹਾ ਸੀ की ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। क्योंकि बहुत कौड़ी होती है, बहुत कौड़ी होती है। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ले सकता है, ले ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ये मैं कहा ही नहीं कि नहीं ले सकता। कदों क्या मैं क्या कि नहीं ले सकता? डिले से था, मैंने कब कहा कि नहीं ले सकता? ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। नहीं, मैं नहीं कहा कि नहीं ले सकता। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ यू आर रॉन्ग कन्वर्सिंग, मैं नहीं किया। और मैंने 16 साल हो गया, अच्छा कितने नहीं किया। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਸ और 1 मिनट, मैं थोड़ी गल तो पूरा जवाब दे रहा मेरे को सुन ना, सही मैं पहले एक क्वेश्चन तो थोड़ा जवाब दे रहा। ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ। बोलिए। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਜਾਂ ਤਾਂ चलो, ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 क्वेश्चन हो गए। और ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ चलो सारे क्वेश्चन बोल लो। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ